नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़। ये जो आज की कहानी है ना, एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम है नरेश कुमार, उनकी ये कहानी है, उनकी ये घटना है। लगभग आज से 21 साल पहले की बात है। नरेश कुमार जी बताते हैं। तो हुआ क्या था नरेश जी के साथ में, चलते हैं उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं नया नया ट्रक ड्राइवर बना था और मैं अपने क्षेत्र में ही ज़्यादातर ट्रक को चलाया करता था। ट्रक खुद का अपना था, मेरे पिताजी का था। मेरे पिताजी पहले इसी ट्रक पर काम किया करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था कि नहीं, आप 5-6 महीना बिल्कुल ट्रक चला नहीं सकते, आपको घर में आराम करना पड़ेगा। आखिरकार मैं अब उस ट्रक को संभाल लिया था। मैं पहले किसी और का ट्रक चलाया करता था, नौकरी करता था, लेकिन आज अपना ही ट्रक पर मैं काम कर रहा था जब मेरे पिताजी घर में बैठ चुके थे और मैं अपना क्षेत्र से अब कहीं दूर जाने की कोशिश नहीं करता। अब मेरे पिताजी को भी देखभाल करना था। अब दूर जाने के मतलब कि हफ्ता 10 दिन पर घर लौटना, वो मुझे मंजूर नहीं था। उस समय मेरी हालत यही थी। हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में अपने घर पर आ जाना चाहता था, ताकि कोई अब पिताजी की अब इलाज में कोई कमी हो तो उसका मैं पूरा कर सकूं। और फिर वही मैं काम करने लगा था। हर दूसरे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 दिन के बाद अपने घर जरूर लौटता था। ऐसा ही मैं किया करता था उस वक्त में। लंबी दूरी का सफ़र मैं लेता ही नहीं था। और वो जो ट्रक था ना, पिताजी ने बड़ी संभाल करके रखा हुआ था। ट्रक का इंजन से लेकर हर एक चीज़ तक बड़ा हिफाजत रखते थे मेरे पिताजी। हाँ, मैं जो ट्रक चलाता था ना, जिसका वो तो कबाड़ा बना हुआ था, हाँ, मुझे पसंद भी नहीं था। खैर, खुद का अपना ट्रक था पिताजी का। हाँ, मैं अपना काम अब मज़े से कर रहा था। और मैं बताऊं, मैं एक ढाबा पर रात को जरूर रुकता था। उस ढाबा पर रुकने का मतलब था कि वहाँ पर एक भाभी जी बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाती थी। हाँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। जब उस रास्ते से मैं निकलता था ना, अगर मुझे भूख भी नहीं ना, अगर भूख नहीं भी लगी होती थी ना, तो मेरा ट्रक उस ढाबे पर जाकर के रुक जाता था। मेरा मेन मकसद था भाभी जी के दर्शन करना। मैं शुरू से ही दिलफेक किस्म का इंसान था और मैं गाहे बगाहे उस ढाबा पर रुक जाया करता था। दिन के टाइम में हो या रात का टाइम हो, जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता था। और नॉनवेज वहाँ पर बहुत, अब कहा जाए कि वहाँ पर बड़ा, अब लोग दूर दूर से जो ट्रक वाले थे आकर रुकते थे, नॉनवेज खाते थे, सब तारीफ करते थे। अब बनाने वाली जी जो थी, भाभी जी थी, अब जितना उनका खाना हाथ का सुंदर बना हुआ था, चेहरा भी उतना ही सुंदर था। अब पति पत्नी थे, उस ढाबा को संभालते थे। और दिन के टाइम वहाँ पर नॉनवेज बिल्कुल नहीं मिलता था। दिन के टाइम अब भाभी जी के पति यानी भैया जी उस ढाबे को संभालते थे और रात के टाइम में अब दोनों लोग उस ढाबे पर काम करते थे। नॉनवेज का काम ज़्यादातर रात में ही होता था। हाँ, मैं तो उस ढाबे से अच्छी तरह से परिचित हो गया था। महीना दिन ही इस ट्रक पर मुझे काम करते हो गया, पापा के ट्रक पर। और तब से मैं लोकल क्षेत्र में ही काम कर रहा था। तो उस ढाबे पर मैं जाता था, जानबूझकर रोकता था, ताकि भाभी सुंदर थी, एक दर्शन पा जाऊं। और वो मुस्कुरा करके मुझे स्वागत भी तो करती थी और खाना मेरे अब कहने पर ताज़ा बना के देती थी। हाँ, मुझे तो बस टाइम चाहिए था। मैं भाभी जी से बोल देता था कि
आप ज़रूर टाइम लीजिए, लेकिन जो खाना है ना बिल्कुल फ्रेश बना के दीजिए। टाइम का मुझे कोई कमी नहीं, परवाह नहीं है। भाभी मेरा मकसद समझ गई थी कि ये दिलजला और दिलफेक आशिक है और ज़रूर मेरे पर लाइन मार रहा है। अब उनको भी समझ आ चुका था। अब मेरा तो मेन मकसद बस यही था, उस ढाबे पर रुकने का। अब उस रात की घटना मैं बताने जा रहा हूँ। जब मैं रात को करीब 10 बजे के आसपास अपना ट्रक लेकर के और उस ढाबे पर रुका था। ढाबा बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। मैं देख करके हैरान रह गया था कि ढाबा आखिर क्यों अभी सुनसान पड़ा हुआ है, अंधेरा है, बात क्या है? क्या ढाबा बंद हो गया है? मेरे दिल में कसक सी उठी, क्या अब भाभी जी को मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा? क्या मिल नहीं पाऊंगा? अब ट्रक तो मैं रोक दिया था और ट्रक रोकने के बाद मैं ढाबे की तरफ देखने लगा तो हल्की फुल्की रोशनी मुझे नजर आई। इसका मतलब ढाबा में जरूर कोई न कोई है। ये बंद क्यों है, मुझे जानकारी लेना अति आवश्यक था। अब मैं बेकरार था जानने के लिए। ट्रक से उतर करके मैं ढाबा के पास पहुंचा तो वाकई में अब ढाबा एक तरह से बंद हुआ पड़ा था। कोई कामकाज वहां पर ऐसा हो नहीं रहा था। ना खाना बन रहा था, ना ग्राहक थे। अंधेरा बाहर में पसरा हुआ था। अब मैं जब अंदर लाइट देखा तो मैं भाभी जी को आवाज लगाने लगा। भाभी जी अब अंदर हैं या नहीं है ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अंदर में हल्की फुल्की रोशनी जरूर नजर आ रही थी और मैं लगातार आवाज देता रहा, क्या भाभी जी आप अंदर हैं? अंदर है तो बाहर निकलिए। अब इसके बाद में कुछ हलचल सी अंदर हुई। जो गेट था ना, जो हल्का फुल्का खुला हुआ था, जिसके अंदर से रोशनी अब हल्की फुल्की बाहर निकल रही थी, वो गेट खुल गया। अब भाभी जी का चेहरा बाहर आया, जैसे वो जानना चाहती हो कि कौन हो सकता है इस वक्त में। जब पता है कि ढाबा बंद है तो कौन ग्राहक आकर के आवाज दे रहा है। अब भाभी जी अपना सर बाहर निकाल करके इधर उधर देखने लगी। तब तक मैं भाभी जी को देख लिया था। मुस्कुराता हुआ हसीन चेहरा अब मेरे सामने था। अब मैं देरी न करते हुए दरवाजे के पास पहुंच गया, जहां भाभी जी सर बाहर निकाल करके और इधर उधर झांक रही थी। जब मुझे उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई और कहने लगी, आप, ढाबा तो बंद है आज। मैं बड़ा आश्चर्य से देखने लगा, भाभी जी आज क्या बात है कि ढाबा आपका बंद है? वो कहने लगी कि बात तो कुछ अलग ही है और मैं बता रही हूँ कि आज ढाबा बंद है, कोई विशेष ही काम होता है आज, तो आज हम ढाबा खोलते नहीं हैं। मैं अब पूछने लगा कि भाभी जी अब बताओ, मैं तो बड़ा आस लेके आया था कि आपके हाथों का बना हुआ खाना खाऊंगा। और मैं मुस्कुराता रहा। भाभी जी मेरा मकसद समझ गई थी। वो कहने लगी मुस्कुरा करके, जब आ ही चुके हो तो अंदर आ जाओ। चलो मैं अंदर में अपनी रसोई है, अब मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। खाना भी हमारे बना हुआ है हमारे लिए, और वही खाना तुम्हें खिलाती हूँ मुस्कुरा करके। और वो जानती थी कि मैं किस मकसद से आया हूँ और वो मकसद वो समझ चुकी थी। मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि चलो आज होटल तो बंद है, ढाबा तो बंद है, लेकिन मेरा काम तो आज बन गया। मैं पूछने लगा, क्या भैया भी अंदर हैं क्या? तब वो मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं भैया आज तुम्हारा यहाँ नहीं है, किसी विशेष काम से वो बाहर गए हुए हैं। हाँ लौटेंगे जरूर, हाँ थोड़ा उनको लेट हो जाएगा। आओ बाहर क्यों खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। हाँ मैं तो बड़ा खुश था कि चलो आज मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, जिसकी आशा मैं काफ़ी दिनों से लगा कर रखा था। आज वो मेरी उम्मीद पूरी हो जाएगी। हाँ मैं अब दरवाजे के अंदर, और भाभी जी ने जैसे दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे आगे चलती जा रही थी, मैं उनके पीछे पीछे। फिर अब एक गैलरी पार करके और फिर मेन अब जगह पर आ चुकी थी, जहाँ पर उनका घर की रसोई वगैरह जो
ढाबा का खाना भी बना करता था वो जगह पर। और वो एक कुर्सी पर बैठ गई और वो कुछ बना रही थी। कहने लगी बैठो ना, यहाँ और भी कुर्सी है, बैठ जाओ आराम से। मैं तुम्हारे लिए अब आए हो तो थोड़ा भोजन तैयार कर दूं, तुम्हारे मन पसंद का। मुस्कुराते हुए कहने लगी। मैं उनका इशारा बिल्कुल समझ चुका था। मैं कहने लगा भाभी मैं बहुत भूखा हूँ, आप देर कर रही हो, अगर भैया आ जाएंगे ना फिर मुश्किल हो जाएगी। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी अरे नहीं नहीं, अभी वो नहीं आएंगे, मुझे पता है कि कब तक लौटेंगे, तब तक तुम भोजन कर चुके होगे। और मैं तो इसी आस में था, बड़े दिनों के बाद तो ऐसा मौका मिला था। और फिर हम मेन पॉइंट पर आ चुके थे। भाभी मुस्कुरा रही थी और मैं उनको छेड़ रहा था। और तब वो कहने लगी तुम मानोगे नहीं, आओ हम चलते हैं अंदर के कमरे में। अब जो चीज़ बना रही थी अब उसको एक तरह से ढक करके, और आगे आगे वो, अब पीछे पीछे मैं। अब हम एक कमरे में आ चुके थे और अंदर बड़ा सुंदर सा पलंग लगा हुआ था, बिस्तर लगा हुआ था। मैं तो देख करके बड़ा दंग रह गया था कि इस ढाबे के अंदर में एक ऐसा कमरा है जो बड़ा ही आलीशान दिखता है। हर चीज़ सही ढंग पर सही जगह पर लगी हुई थी। और वो भाभी जी मुझे उस गद्दे पर बिठा के कहने लगी 2 मिनट बैठो और मैं अभी आ रही हूँ। और उसके बाद भाभी जी ना जाने कहाँ चली गई। मैं तो वहाँ पर अब देख रहा था कमरे पर जो चीज़ फोटो वगैरह लगे हुए थे, देखने में सब अब कीमती लग रहे थे। तब तक भाभी जी लौट चुकी थी। उनके हाथ में अब मदिरा था, गिलास था, पानी था। ये सब सारा सामान अब एक थैले में भर करके और कमरे के अंदर आ चुकी थी। फिर अब मैं तो अब भाभी की बाटी देख रहा था कि भाभी गई कहाँ। तब तक भाभी लौट चुकी थी। सारा सामान अब टेबल पर रखना शुरू किया। जब मैं अब मदिरा की दारू की बोतल देखा तो मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि मैं तो दारू अब पीता भी नहीं था, कभी हाथ भी नहीं लगाया था। तो ये दारू किसके लिए? अब मैं मुस्कुरा करके भाभी जी से सवाल पूछने लगा कि भाभी जी ये दारू की बोतल किसके लिए लाई हैं? मैं तो पीता नहीं हूँ। तब मुस्कुरा के कहने लगी कि क्या ट्रक ड्राइवर होकर के अभी तक तुमने दारू का स्वाद ही नहीं चखा, तो फिर क्या खाक चखा है? क्या तुम मुझसे प्रेम कर पाओगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है, जा सकते हो तुम। भाभी एक तरह से मुझ पर नाराज हो गई, लेकिन नाराजगी भी बड़ा सुंदर तरीके से वो उन्होंने प्रकट किया था। मैं उनका अब मतलब समझ चुका था। इस दारू में कोई खास बात थी, तभी तो भाभी जी लेके आई थी। अब एक तरह से मैं अब कैसे बोलूं कि मैं दारू नहीं पी पाऊंगा, और नहीं तो भाभी जी अब तो नाराज हो ही जाएंगी। और वो मुझे अब एक तरह से चैलेंज कर ली है कि कैसे हो तुम ट्रक ड्राइवर, कि अभी तक तुमने मदिरा चखा नहीं है, क्या खाक मुझसे प्रेम करोगे? मतलब मैं समझ रहा था, और उसका अब क्या होना था मतलब का वो मीनिंग भी अब ढूंढ रहा था कि भाभी जी ऐसा मुझे क्यों बोल रही है। क्या इस दारू से कुछ शरीर में बदलाव आ जाता है, ताकत बढ़ जाती है? अब तो मैं यही समझा था। अब फिर मैंने मना नहीं किया कि चलो भाभी जी आपकी यही इच्छा है तो हम आपका साथ देंगे, आप भी इस्तेमाल करेंगी ना? तब कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद हम दोनों जने पैक पीना शुरू किए। बातों का अब एक तरह से सिलसिला चल पड़ा था। वो बात का वक्त था प्रेम इजहार का, और क्या हो सकता है ऐसे अब समय में। अब आधी रात हो चुकी थी और दारू पीने के बाद मैं जब एक आध पैग लिया ना, बाकी फर्स्ट टाइम मैंने हाथ लगाया था। अब दारू का स्वाद कैसा है? अब लोग कहते हैं कड़वी होती है, लेकिन वो दारू मुझे बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगी, एक मीठी शरबत की तरह लग रही थी। और मैं तो 2 पैक से ज़्यादा ही पी लिया था। हाँ, पहला पैक पीते ही शरीर में एक गर्मी का एहसास हुआ था, जैसे लगा था कि मेरे शरीर का रोम रोम खुल चुका है। गर्मी
अब ऐसा महसूस होने लगी थी। अब मेरा मन जो था ना, जैसे चंचल हो उठा था, जैसे मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका हो, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और भाभी जी तो चाहती थी कि मैं और पीऊँ, लेकिन मैं अब 2 पैग पीने के बाद कहने लगा, भाभी जी अब रहने दीजिए, हम जिस काम के लिए आए हैं अब उसी को करते हैं ना। भाभी जी मतलब समझ गई थी। इसके बाद कहने लगी, बस 2 मिनट रुको, मैं जरा दरवाजे तक देख के आती हूँ, कहीं तुम्हारा भैया तो नहीं आ रहे, अब उनका आने का वक्त बस होने वाला है। अब फिर वो दरवाजे तक गई, अब फिर लौट के आई, हाँफते हुई दौड़ती हुई आई। अब कहने लगी कि ना, हाँ, दोनों बात बोल रही थी, से सुनो, बस जल्दी, हो सकता है कि वो लौट के आ जाए। इसके बाद हम दोनों बिस्तर पर थे। मेरा भी दिल धड़क रहा था कि अगर भैया आ गए तब अब देखेंगे, अब हमें अंदर, घर के अंदर पाएंगे तो क्या सोचेंगे। बाहर तो मेरा ट्रक खड़ा ही है, वो जरूर जान जाएंगे कि कोई ट्रक ड्राइवर अंदर है। दिल धड़क रहा था। इसके बाद ऐसा मुझे एहसास होने लगा कि वाकई मैं जैसे हवा में उड़ रहा हूँ। अब फिर मुझे एक बेहोशी सी छाती चली गई, आंख बंद होता चला गया। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कब मैं बेहोश हो गया या फिर मैं गहरी नींद में चला गया, मालूम ही नहीं चला। आज जब मेरी आंख खुली ना, तो मैं उसी कमरे में अपने आप को पाया। बाहर कुछ खटखट हो रही थी। मैं हैरानी से देख रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले भाभी थी और भाभी चली गई। क्या सुबह हो गई क्या? मुझे यही अंदेशा हो रहा था। अब मैं जल्दी से पलंग से उठ करके खड़ा हुआ। इसके बाद मैं गलियारे में आया तो मुझे खटखट खट की आवाज उस जहां चूल्हा जल रहा था, पहले मैं आया था, अब वहीं पर हो रही थी। और मैं जब देखा तो अभी रात बाकी थी। तो ये भाभी कब उठ के चली गई? अब मैं कैसे अब बेहोशी में या गहरे नींद में आ गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मैं सोचा कि बस यही मौका है, कहीं भैया आ ना जाए, ऐसे पहले मैं इस होटल से बाहर निकल जाऊं, अपने ट्रक में चला जाऊं। यही सोच करके मैं निकलने लगा उसी गलियारे से जहां पर खटखट की आवाज सुनाई दे रही थी। आज जब मैं वहां पहुंची ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। वहां भैया भी एक टेबल पर बैठे हुए थे और भाभी भी थी। आज सही मायने में उनका वो चेहरा देख करके मुझे खौफ आ गया था। अब दोनों की आंखें जैसे चमक सी रही थी और उनके सामने एक जानवर पड़ा हुआ था, एक जंगली जानवर, जिसको वो लोग कच्चा ही खाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बिना बात के हुए और उस जानवर को काट पीट कर रहे थे और उसमें से मांस निकाल करके अब एक दूसरे को दे रहे थे और खा रहे थे, उसका आनंद उठा रहे थे। मैं तो देख करके दहल सा गया था कि भाई कौन लोग हैं, ये कच्चा मांस खा रहे हैं और वो भी एक जंगली जानवर का। मैं वास्तव में अब डर चुका था। मैं सोचा कि अगर ये जानवर खा सकते हैं और वो भी कच्चा, तो क्या ये मुझे छोड़ेंगे? वाकई में मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा था। हाँ, मुझे लगने लगा कि मैं अब यहाँ पर आके फंस चुका हूँ। अब उनकी नज़र में तो बेहोशी में हूँ या नींद में हूँ, वो तो निश्चित है, लेकिन मेरा अब बेहोशी टूट चुकी थी, नींद खुल चुकी थी। अब मैं सब कुछ देख लिया था। सबसे डरावनी उनकी आंखें थी आज जो चमक रही थी। उनके जो बाल थे ना, भाभी जी के बाल बड़ा ही शालीन ढंग से रखती थी, साफ सुथरा रखती थी। लेकिन जब उन्हें भाभी जी की बाल देखा ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिखरे हुए बाल जैसे उन्होंने सालों से नहाया नहीं है। ये कैसे हो गया, जबकि मैंने उनके साथ रात गुजारी? उनकी बालों से तो खुशबू निकल रही थी। तो ये माजरा क्या है? वास्तव में मैं खौफ में था। अब
मैं उस जगह से बचकर निकलना चाहता था, उनकी नजर से। और धीरे 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 मैं उसी गलियारे से बढ़ने लगा था। अब मैं अपने आप को अंधेरे में छुपाते हुए आखिरकार जैसे तैसे उस एरिया से निकल चुका था जहां पर वो लोग बैठे हुए एक जानवर का शिकार कर रहे थे, अब मतलब भोजन कर रहे थे। मैं मेन दरवाजे पर आ चुका था और धीरे से दरवाजा खोला बिना आवाज किए और बाहर अब निकल चुका था। और जैसे ही बाहर निकला ना, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं जो देखा ना, वो तो विश्वास करने लायक ही नहीं था। बाहर देखा तो मध्यम रोशनी जल रही है उस ढाबा में। जब उनका काउंटर था ना, बाहर की साइड में था और वहां पर एक रोशनी जल रही थी। अब भाभी जी वहां पर खड़ी होकर के ना जाने किसकी बाट देख रही थी। उनकी अब चेहरा इधर उधर घूम रहा था। मतलब मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि एक भाभी अंदर है और एक भाभी बाहर। मतलब क्या है इसका? मेरे तो होश उड़ चुके थे। अब तो मैं जो देखा था अंदर और बाहर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? एक लोग दो जगह पर कैसे दिखाई दे सकते हैं? वही भाभी अंदर है और वही भाभी बाहर है। हाँ, लेकिन दोनों में फर्क था। अब इनके जो बाल थे सलीके की तरह थे, जैसे मैंने महसूस किया था उनके साथ रात बिताई थी। और दूसरी भाभी भैया के साथ जो बैठे हुए थे, वो उनका तो अलग ही सब कुछ था। बाल बिखरे हुए थे, आंखें चमक रही थी, लेकिन चेहरा मोहरा देखने से 100% तो नहीं, 90% जरूर लगता था कि वही भाभी हैं और वही भैया हैं जो कच्चा मांस खा रहे थे उस जगह पर बैठे हुए। अब मैं हड़बड़ा गया था। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला ना, अचानक भाभी मेरी तरफ मुड़ गई। आज जैसे मुड़ी ना, अब उनकी आंखें मेरे ऊपर जम चुकी थी। अब बोलने लगी, तुम जाग गए इस वक्त में? यह असंभव है। आज तब तक तो मैं सारा खेल समझ चुका था। मैं रुका नहीं। भाभी मुझे आवाज देती रह गई, अरे रुको रुको, कहां भागे जा रहे हो? लेकिन मैं खेल समझ चुका था कि यहां तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है इस ढाबा पर। आज ना जाने ये सब क्या हो रहा है। अब मैं अगले पल अब ट्रक में पहुंच चुका था। ट्रक स्टार्ट किया, अब फिर मैं उस जगह पर रुका नहीं। मैं दहशत से भरा हुआ था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था उस जगह पर। अब इसके बाद मैं अब एक सुरक्षित स्थान पर एक और ढाबा पर जाकर रुका था, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। जैसे तैसे मैंने रात बिताया। अब फिर सुबह होते ही अब डर थोड़ा कम हुआ। अब फिर अपने अब सही जगह पर पहुंचने का कोशिश करने लगा। इसके बाद तो मैंने कसम खा लिया था कि भाभी के ढाबे पर तो मैं कभी रुकूंगा नहीं। अब मैं इतना जोर समझ गया था कि उस रात को भाभी के ढाबे पे सब हो क्या रहा था। अब भाभी डबल डबल कैसे दिख रही थी, एक अंदर में और एक बाहर में। वास्तव में वो पल मेरे लिए डरावना पल था। हाँ, इसके करीब 3 महीना के बाद जब मैं उस रोड से गुजर रहा था, दिन का टाइम था और ना जाने क्यों अब मेरा जो डर था निकल चुका था। अब मैं उस घटना के बारे में जानना चाहता था कि आखिर उस रात को ऐसा भाभी जी ने क्यों किया था और वो डबल कैसे हो गई थी। इसका मतलब मैं जरूर समझना चाहता था। मैं अपने मन से जो खौफ था वो निकालना चाहता था। और ट्रक लेकर के मैं अब उस ढाबे के सामने खड़ा हो गया था। हाँ, मैं ट्रक में काफी देर तक बैठा रहा और उस काउंटर पर देखता रहा जहां भाभी जी अपना रोजमर्रा के काम कर रही थी और बगल में भाई साहब भी थे। अब फिर मैं डरते डरते अब उस जगह पर पहुंच गया था। अब भाभी मुझे देख करके मुस्कुरा पड़ी थी। कहने लगी,
बड़े दिनों के बाद में आए हो। क्या इस रोड से गुजरते नहीं? क्या हमारी होटल की याद नहीं आती है? मैं उनका इशारा समझ समझ चुका था। उनका अब चेहरा मोहरा मैं पढ़ चुका था कि उनका इरादा अब क्या है। मैं अपना खौफ भगाने आया था। हाँ, मैं अब अकेले में भाभी जी से बात करने का फिराक में था, लेकिन मौका अब मिल नहीं रहा था। मुझे अब बैठना पड़ा, कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा। अब भाभी बार बार कह रही थी कि क्या खाना लगाऊं, क्या खाओगे। लेकिन मैं कह रहा था भाभी थोड़ा देर रुकिए, मैं जैसे ही भूख लगेगी मैं आपको बताऊंगा, मैं तो अभी यहीं पर हूं। आखिरकार भाई साहब जो थे अब अंदर वाले कमरे में चले गए थे। हाँ, वही मौका मेरे लिए काफ़ी था। हाँ, दोपहर का टाइम था तो भीड़ भाड़ ज़्यादा अब नहीं था। हाँ, मैं सीधा काउंटर पर पहुंच गया था। हाँ, तब मैं बिल्कुल टाइम को गंवा नहीं। हाँ, मैं पूछा कि भाभी उस रात को ये सब मैंने जो देखा था वो सब क्या था? ये डबल डबल भाभी मुझे क्यों दिख रही थी, एक अंदर में एक बाहर में? ये सब क्या था भाभी, आप मुझे बताइए। मुझे आज भी उस घटना का खौफ है। मैंने जो देखा था अब दूसरी भाभी को कि जो एक जंगली जानवर को खा रही थी, मांस को, अब भैया भी थे। भाभी मुस्कुराती रही। अब मुझे समझाने की कोशिश करने लगी कि जो तुमने देखा है ना वो मैं नहीं थी। मैं कहने लगा मैं जानता हूं वो आप नहीं हो सकती है, लेकिन आपका रूप किसने लिया था? हाँ, साथ में तो भैया भी थे ना, आप उसको झुठला तो नहीं सकती। आप वो कहने लगे कि देखो अब तुम्हें तो अपना मैं मानती हूं और तुमसे मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी, लेकिन तुम मेरी बात को मानोगे नहीं। मैं जानती हूं तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं कहने लगा भाभी आप जो बताओगी ना मैं जरूर मानूंगा, लेकिन आप पूरी घटना का मुझे जानकारी दो, ऐसा क्यों हुआ था उस रात को? तब भाभी कहने लगी कि देखो अभी वक्त नहीं है, कभी तुम आओ रात के टाइम में। मैं कहने लगा कि नहीं भाभी, मुझे टरकाना चाहती थी। वो बार बार कह रही थी कि अभी नहीं, तुम शाम के आओ या रात में आओ। लेकिन मैं अपनी जीत पर अड़ा हुआ था कि नहीं भाभी, उस रात जो घर में हुआ था, जो आप डबल डबल कैसे दिख रही थी और आप लोग वो कैसे जानवर को मांस को खा रहे थे, ये सब क्या था भाभी, मुझे बिल्कुल बताइए। अब भाभी मुझे समझाने की बहुत कोशिश किया कि अब टालना चाहती थी कि अभी नहीं, अभी नहीं, रात के आना। मैं कहने लगा नहीं भाभी, मैं रात में बिल्कुल नहीं आऊँगा। मुझे आप यकीन दिलाइए कि उस जो रात मैंने सब कुछ देखा था वो सब क्या था। तब भाभी इधर उधर देखने लगी। अब उस टाइम कोई विशेष ग्राहक भी नहीं थे और एक तरह से भैया भी अंदर चले गए थे। अब फिर भाभी इधर उधर देख करके फिर धीरे धीरे बताना शुरू किया कि देखो हम पहले ऐसे नहीं थे, हमारा जो ये होटल खोले थे हम, और तब हमने बहुत सारा पैसा इसमें अपना लगाया था, जमा पूंजी सब कुछ खर्च कर दिया था, लेकिन ये होटल चलता ही नहीं था। हम लोग अब पति पत्नी बहुत परेशान थे कि आखिर हम अच्छा खाना बनाते हैं, सब कुछ अच्छा, अब एक से एक अब नया डिश तैयार करते हैं, लेकिन लोग बाग आते क्यों नहीं हैं? ऐसा क्या हो गया हमारे होटल में? अब भूले भटके कोई ट्रक ड्राइवर रुक जाता था, खाना खाता था, अब बाद में कभी दोबारा लौट के नहीं आता था। हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देख कर के समझ जाते थे कि शायद हमारा खाना उसको पसंद नहीं आया। हम अपनी अब गलतियां ढूंढ रहे थे कि आखिर हमसे गलती कहाँ पर हो रही है, लेकिन सब कुछ तो हमारा सही था। जितने अब सब्जी से लेकर के और नॉन वेज तक हम फ्रेश लेके आते थे, मसाला भी हम खुद अपना तैयार करते थे। अब हमारी चीज़ में कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। हम लोग बड़ा परेशान थे। अब नुकसान पर नुकसान हमारा होता जा रहा था। धीरे धीरे हम लोग इस कगार पर आ चुके थे कि अब लगने लगा कि बस अब हो चुका है, अब ये ढाबा
बंदी कर देते हैं। अब ये ढाबा चलने वाला नहीं है। लेकिन उसी रात एक फ़कीर बाबा हमारे ढाबा पर आए और आते ही उन्होंने अब एक तरह से ऑर्डर देना शुरू किया कि मुझे भोजन चाहिए। हम लोग आपस में पति पत्नी अब इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि बस एक आध दिन के बाद ये ढाबा बंद करना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत दुखी थे और उसी बीच में फ़कीर बाबा आकर के शोर मचाने लगे कि मुझे भोजन तो दो, मुझे भूख लगी है। ऑर्डर पर ऑर्डर करते जा रहे थे। आखिरकार मैं ही कही कि बाबा अब क्या हमको आपको ऑर्डर करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा कहने लगे कि देखो अब हमें भूख लगी है, अगर तुम मुझे खाना खिलाओगी तो मैं ज़रूर तुम्हारा कुछ उपकार करूँगा, भलाई करूँगा। अब हम एक आश्रम में लगे हुए थे कि चलो बाबा का भोजन कराते हैं। अब ये फ़कीर बाबा है, अब इनसे हम पूछेंगे, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता हमें सुझाएंगे। और नहीं तो अब एक ही रास्ता दिख रहा था कि हम अपना ढाबा बंद कर दें। भोजन करने के बाद बाबा प्रसन्न हुए। अब फिर हम दोनों को बुलाए कि तुम दोनों इधर आओ मेरे पास में। अब हम दोनों व्यक्ति गए, पति पत्नी, बाबा के सामने खड़े हो गए। बाबा कहने लगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम लोग परेशानी में घिरे हुए हो। अब परेशानी का जड़ मैं समझ चुका हूँ। तब हम लोग बड़ा आश्चर्य में आ गए कि बाबा कैसे सब जान गए, क्या हुआ है, आखिर गलती कहाँ पर है। और तब मैंने पूछना शुरू किया कि बाबा जी हमें तो लग रहा है कि हमें होटल अब बंद करना पड़ेगा, ढाबा को। अब हमारे पास पूंजी भी नहीं बची हुई है और हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और इसी तरह से अब हमें लग रहा था कि हम एक आध दिन में ढाबा को बंदी कर देंगे। और तब बाबा मुस्कुरा के कहने लगे कि उसका इलाज है मेरे पास में। और जब उन्होंने इलाज बताना शुरू किया ना तो हमें तो एकदम देखते ही रह गए थे। एक डर पूरा शरीर में फैल चुका था। भाभी जी बताती जा रही थी और मैं सुनता जा रहा था। फिर कुछ पल के लिए चुप हो गई, इधर उधर देखने लगी। और तब मुझे रहा नहीं गया कि आगे भाभी आगे क्या हुआ। और तब भाभी कहने लगी कि जो फ़कीर बाबा बताए थे ना, हम तो विश्वास ही नहीं कर पाए थे। वो कहने लगे कि देख तेरे होटल में कोई कमी नहीं है, तेरे खाने में अच्छा स्वाद है, लेकिन सबसे बड़ा कमी है कि जिस जगह पर तुम्हारा होटल है ना, अब वहाँ पर आत्माएं रहती है आसपास में, और वही नहीं चाहती है कि तुम्हारा ढाबा इस जगह पर रहे। वो अपने आप को एक तरह से एकांत में रहना चाहती है और इसलिए तुम्हें परेशान कर रही है। अब सामने तो आती नहीं है, और तुम्हारे अब खाना भी बढ़िया बनाते हो, सब कुछ मसाला भी अब एक नंबर का इस्तेमाल करते हो और सब्जी से लेकर के नॉनवेज तक। तब आखिर ऐसा क्यों होता है? ग्राहक तुम्हारे पास में क्यों नहीं आते? वही नहीं चाहती हैं कि तुम्हारा होटल यहाँ पर रुके। अब हम दोनों पति पत्नी बाबा की तरफ देखने लगे कि बाबा उपाय क्या है। और तब बाबा कहने लगे मैं उपाय कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक अब कुछ शर्तें हैं जो मानना पड़ेगा। एक तरह से समझौता करना पड़ेगा उनसे। क्या तुम बोलो उस समझौता के लिए तैयार हो? आखिरकार हम तो अपना होटल बंद ही कर रहे थे और मेरा जो पति थे ना, वो तो मुझे मना कर रहे कि नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं करना, मैं भूत प्रेतों से हम जरूर यहाँ से अपना ढाबा बंद कर देंगे। लेकिन मैं जानती थी कि अपना जमा पूंजी हमने सब कुछ इस ढाबा में लगा दिया है, गंवा दिया एक तरह से, तो अब हम कहाँ जाएंगे? और यही सोच करके मैंने हाँ बोल दिया था। आखिरकार बाबा अब उस जगह पर एक पूजा आराधना किया एक तरह से, और फिर उन शक्तियों से एक तरह से हमारा समझौता कराया। अब बदले में हमें अमावस की रात को ढाबा बंद रखना था और उनके लिए कोई जंगली जानवर का शिकार वगैरह और उनके लिए कच्चा ही ला कर देना था। अगर जंगली जानवर नहीं मिलता तो साबुत बकरा ही ला करके देना होता था। इसीलिए हम अमावस्या के रात को अपना ढाबा बंद रखते थे। अब तो मैंने जब सुना ना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं पूछने लगा कि भाभी जी उस रात जो मैं देखा था वो जंगली जानवर खा रहे थे कि और कुछ था? बोले नहीं नहीं, जंगली जानवर कहाँ मिलता है,
और हम तो अब बकरा ही लाते हैं उसके लिए। अब पूरा बकरा अब वो दोनों शक्तियाँ खा जाती है जो यहाँ पर रहती हैं। मैं कहने लगा कि फिर आपका वो रूप? बोलने लगी, हाँ, वो हमारे ही रूप में अमावस्या की रात को आते हैं, बिल्कुल हमारे ही कॉपी लगते हैं। और उस रात जब तुम आए ना, तब भैया गए हुए थे अब बकरा लाने के लिए। अब 12 बजे के बाद से लेकर के 2 बजे रात के बीच में ये हमें काम निपटाना होता था। अब मुझे पता था कि भैया जब तक आएंगे मैं तुमको विदा कर दूंगी, लेकिन आखिरकार मैं ऐसा नहीं कर पाई। भैया तुम्हारा आ चुके थे, आवाज़ में समझ गई थी। इसके बाद मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं किया था कि तुम बेहोश हो जाओ और तुम ऐसा कुछ काम करो। तुम्हें अब जो दारू पिया था उसी का असर था, और मैं तो उस दारू का अब एक तरह सेवन करती हूँ। मैं तो आदी हो चुकी हूँ। अब मुझे उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। अब मैं अब कभी कभी उस दारू का आनंद ले लिया करती हूँ, लेकिन तुमने पहली बार दारू का अब एक तरह से सेवन किया था और वो दारू तुम पर चढ़ गई थी। इसके बाद तुम एक तरह से अब नशे में हो गए थे। मैं तुम्हें उठा करके भगाना चाहती थी कि तुम निकल जाओ, अपना ट्रक लेकर निकल जाओ, लेकिन तुम तो उठ ही नहीं रहे थे। आखिरकार मुझे अब बाहर निकलना पड़ा था। भैया लेके आ चुके थे, लेकिन उन शक्तियों के सामने वो खुद नहीं जाते थे, मुझे भेजते थे। मैं डरती नहीं थी, मैं अब उनको जांच चुकी थी, परख चुकी थी कि वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, मैं उस बकरा को ले जा कर के अब उसी जगह पर रख देती थी। इसके बाद वो भोजन करते थे, अब फिर वो अब चले जाते थे। अब फिर हमारा अब यही काम होता था। महीने में एक बार अमावस की रात को उनका खुराक देना ही पड़ता था, और हम लोग ऐसे ही करते थे। हमारे जो तुम्हारे भैया हैं ना, अब बहुत डरते हैं इन शक्तियों से, और वो तो बकरा दे करके घर में रुके भी नहीं, और वो तो रोड पर जा कर के खड़े हो गए थे कि जब तक वो शक्तियाँ यहाँ से जाएगी नहीं तब तक मैं आऊँगा नहीं। अब मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, और तब तक तुम निकल करके भागने लगे। मैं तुम्हें रोकना चाहती थी कि रुको रुको, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम रुके नहीं और निकल कर भाग गए। अब तो मेरे सामने सब कुछ साफ हो चुका था। अब मैं कहने लगा कि भाभी ये सब कब से चल रहा है? भाभी अब कहने लगी कि छोड़ो, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। यानी कि भाभी बताओ तो सही, कब से चल रहा है, क्या इसका कभी अंत होगा? और तब भाभी कहने लगी, नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ, हम इस होटल को अब बंद करेंगे, और भैया तुम्हारे बहुत डरे रहते हैं। हमने एक दूसरी जगह देख लिया है, और कुछ ही दिनों के बाद हम अपना होटल एक तरह से शिफ्ट कर देंगे। इस जगह पर ना रहेंगे, ना वो सब हमें करना पड़ेगा। वाकई में भाभी का हिम्मत का दाद दे रहा था कि कितनी अब एक तरह से मैं तो उस जगह पर होता तो मैं डर करके बेहोश हो जाता। मैं जब उनको देखा था ना, तो मैं देख करके खौफ में आ चुका था। सबसे खतरनाक उनकी आंखें दिख रही थी, जो रात के टाइम में भी अब चमक रही थी, जैसे उसमें से रोशनी निकल रही हो। और सबसे गजब की बात थी कि वो एकदम कच्चा मांस को ही खा रहे थे। मुझे तो देख करके घिन आ रही थी। अब मैं भाभी की सारा बात समझ चुका था, और इसके बाद अब मुझे भाभी से कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन एक डर जरूर था कि भाभी भूतों के साथ में उस ढाबा में रहती हैं। लेकिन अब भाभी कह रही थी कि कुछ दिनों के बाद हमने अब दूसरी जगह पर होटल शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना लिया है, और वो जगह भी बताई थी। इसके बाद मैं 5 साल तक भाभी के संपर्क में रहा था, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। इसके बाद तो मैं, जब मेरे पापा सही हो गए थे, सब कुछ सही हो गया था, इसके बाद मैं ट्रक लाइन ही छोड़ दिया था। पापा मेरे अब ट्रक चलाया करते थे और मैं नौकरी करता था। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी नरेश कुमार जी की। ये घटना आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो मुझे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।
दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो ना, तो जल्दी से जाइए। राज की कहानियाँ चैनल का नाम है। अगर आपको ढूंढने से नहीं मिलता है, नया चैनल है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करते ही हमारे नए चैनल पर चले जाएंगे और उसमें मज़ेदार कहानियाँ हमने डाल रखी है। तो फिर मिलते हैं कल दोस्तों, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।